हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीआरपीसी के चैप्टर 23 जिसमें हम जांचों और विचारणों में साक्ष्य मतलब एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल के बारे में जानेंगे। इस चैप्टर को हम दो भाग में डिवाइड किए हैं। इसके पहले भाग में हम पढ़ेंगे साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग मतलब मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस। इसके सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे साक्ष्यों की परीक्षा के लिए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। इसके अंतर्गत हम सेक्शन 272 से लेकर 299 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट ए जिसमें एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल्स है। इसके अंतर्गत हम सेक्शन 272 से लेकर 283 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। फर्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 272 न्यायालयों की भाषा। इसके अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो ये डिटरमाइन करती है कि उसके स्टेट के अंदर में हाई कोर्ट को छोड़कर जितने भी अन्य कोर्ट होते हैं उसमें कौन सी भाषा उपयोग में लाई जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 273 साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी एक्यूज्ड व्यक्ति वो व्यक्ति होगा जिसका प्रोसीडिंग चैप्टर 8 के अधीन में इस कोर्ट के अंदर में शुरू हो चुका है। तो इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी एविडेंस है उसे एक्यूज्ड के प्रेजेंट पर ही लिया जाएगा और उसके या फिर प्लीडर होंगे उसके प्रेजेंट पर लिया जाएगा। यहाँ पर प्रोवाइजो में क्या कहता है, यह एक्यूज्ड की अगर आयु है वो 18 वर्ष से कम है और वो स्त्री है जिसके साथ में रेप हुआ है या कोई बाल सत्संग जैसा ऑफेंसेस हुआ है, तब उसके संबंध में जो भी एविडेंस लेने के समय यह ध्यान में रखा जाएगा कि एक्यूज्ड जो पर्सन है उसके सामने ना हो और एक्यूज्ड का जो क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए जो भी डेट या टाइम होगा वो सुनिश्चित किया जाएगा कोर्ट में। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 274 सम्मन मामलों और जांचों में अभिलेख। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के समक्ष ट्रायल के लिए जितने भी सम्मन मामले होंगे जो सेक्शन 145 से लेकर 148 तक के सेक्शनों के अधीन, इन सेक्शनों के अंतर्गत क्या होता है, जो भी निर्दोष होते हैं उनको न्याय दिलाने और अपराधियों को सजा दिलाने के संबंध में इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी इंक्वायरी ट्रायल्स जो भी चलते हैं प्रोसीडिंग्स कोर्ट में, जो सेक्शन 446 के अधीन जो भी बॉन्ड के संबंध में प्रोसीडिंग चल रहे हैं उसमें मजिस्ट्रेट होते हैं वो जैसे जैसे विटनेसेस के एग्जामिनेशन लेते जाते हैं वैसे वैसे उन सभी के जो कंक्लूजन्स होंगे, सारांश होंगे, उसका एक मेमोरेंडम जो होता है वो कोर्ट की लैंग्वेज में तैयार करेगा। इसके प्रोवाइजो में क्या कहता है, जो मजिस्ट्रेट होता है अगर उस मेमोरेंडम को तैयार करने में यदि सक्षम नहीं है तो वो अपनी जो भी असक्षमता का जो भी रीज़न होगा उसको वो रिटर्न में उस मेमोरेंडम में लिखेगा और ओपन कोर्ट में वो स्वयं बोलकर या लिखित रूप में तैयार कराया जाएगा मतलब किसी और अधिकारी के द्वारा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि जो भी मेमोरेंडम होगा उस पर मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर होंगे जो कि रिकॉर्ड का पार्ट होगा। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 275 वारंट मामलों में अभिलेख। पहले हम सम्मन मामला देखे थे सेक्शन 274 में, इस सेक्शन के अंतर्गत हम वारंट मामला देखेंगे। जब मजिस्ट्रेट के पास वारंट मामला के संबंध में एविडेंस लिया जा रहा है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगा। अगर मजिस्ट्रेट स्वयं उस मेमोरेंडम को तैयार करने में असमर्थ है तो वो उस मेमोरेंडम में उन कारणों को स्पष्ट रूप से बताएगा, मतलब जो भी उसकी शारीरिक दुर्बलता है या जो भी रीज़न है जिस कारण से वो उस मेमोरेंडम को तैयार नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या करेगा, ओपन कोर्ट में उसे स्वयं बोलकर या फिर किसी अन्य मजिस्ट्रेट के द्वारा रिटर्न में उसको तैयार करेगा जो कि रिकॉर्ड का भाग होगा। इसके प्रोवाइजो में क्या कह रहा है कि जो विटनेस की जो एविडेंस होते हैं वो एक्यूज के प्रेजेंट में इलेक्ट्रॉनिक ऑडियो वीडियो से रिकॉर्ड किया जाएगा। यहाँ सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, जब मजिस्ट्रेट स्वयं उस एविडेंस का जो मेमोरेंडम है उसे नहीं रिकॉर्ड कर पाता है तब वो रिकॉर्ड सर्टिफिकेट में उन कारणों को दर्शाएगा जो कि सबसेक्शन 1 में बताया गया, मतलब जो भी उसकी शारीरिक दुर्बलता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कहा जा रहा है ऐसे एविडेंस को ऑर्डिनरी नरेटिव के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा, किंतु मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिशन से ऐसे एविडेंस के किसी भाग को प्रश्न उत्तर के रूप में लिखवा सकता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत कहा जा रहा है ऐसे एविडेंस या रिकॉर्ड जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो उस पर सिग्नेचर करेगा और जो कि रिकॉर्ड का भाग होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 276 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या कहा जा रहा है, जब भी सेशन कोर्ट में सभी ट्रायल्स में विटनेस के द्वारा जो भी एविडेंस प्रस्तुत किया जाता है उसे कोर्ट के प्रिसाइडिंग जज के द्वारा ओपन कोर्ट में बोलकर या रिटर्न में या उसके द्वारा निर्मित या नियुक्त न्यायालय के किसी भी ऑफिसर्स के द्वारा डिस्क्रिशन और सुप्रिटेंडेंस के द्वारा लिखवाया जाएगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत क्या कहा
कहा जा रहा है, ऐसा एविडेंस मामूली तौर पर नरेटिव के रूप में लिखा जाता है, किंतु प्रिसाइडिंग जज के डिस्क्रिशन से ऐसे एविडेंस के किसी भाग को प्रश्न उत्तर के रूप में भी लिखवा सकता है या लिखा जाता है। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत कहा जा रहा है, ऐसे लिखे गए एविडेंस पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपने सिग्नेचर करेगा जो कि रिकॉर्ड का पार्ट होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 277 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा। इस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी केस होंगे उसके अंतर्गत जो भी एविडेंस होंगे वो सेक्शन 275 और सेक्शन 276 के अंतर्गत रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो विटनेस होगा वो कोर्ट में जिस भी लैंग्वेज में अपने एविडेंस को रिकॉर्ड करवाता है उसे उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अगर एविडेंस कोर्ट लैंग्वेजेस में नहीं है तो जैसे विटनेस का जो एग्जामिनेशन होगा वैसे वैसे जो एविडेंस होगा उसे ट्रांसलेट किया जाएगा। यदि जो विटनेसेस होगा अगर उसका एविडेंस किसी अन्य लैंग्वेज में वो देगा तो उसे उसी लैंग्वेज में लिखा जाएगा। ये सब रिकॉर्ड का पार्ट होगा और उस पर मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स है वो अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो क्लॉज बी के अनुसार यदि डिफरेंट लैंग्वेज में एविडेंस रिकॉर्ड कराया जाता है तब उसे शीघ्र ही कोर्ट के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रिकॉर्ड किया जाएगा। उस पर मजिस्ट्रेट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो अपने सिग्नेचर करेंगे। इसके प्रोवाइजो में ये कह रहा है कि जो एविडेंस होता है अगर वो इंग्लिश में दिया जाता है और उसकी अपोजिट पार्टी को इससे कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं होता है तब जो होगा कोर्ट जो होगा वो ट्रांसलेशन करने से उसे मना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 278 जब ऐसे साक्ष्य मतलब एविडेंस पूरे हो जाते हैं तब उसके संबंध में प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत विटनेस के एविडेंस को सेक्शन 275 और 76 के अंतर्गत रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तब एक्यूज्ड को और उसके प्लीडर की उपस्थिति में उस रिकॉर्ड एविडेंस को जो विटनेस को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा। यदि किसी भी प्रकार की करेक्शन की जरूरत है तो उसी समय करेक्शन किया जाएगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि विटनेस किसी भी करेक्शन से मना कर देता है जो उसे पढ़कर सुनाया जाता है तब ऐसे में जो मजिस्ट्रेट या जो प्रिसाइडिंग जज है वो बिना किसी करेक्शन किए वो उस मेमोरेंडम को तैयार करेंगे और विटनेस के द्वारा जो भी उसने करेक्शन करने से मना किया है या जो भी कारण है उसको उस रिकॉर्ड के अंतर्गत जोड़ देंगे। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी एविडेंस दिया गया है वो अगर किसी दूसरे लैंग्वेज में दिया गया है तो विटनेस को वो लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है तो रिकॉर्ड को ट्रांसलेट करके उसे सुनाया और समझाया जाएगा। सेक्शन 279 एक्यूज्ड या उसके प्लीडर को एविडेंस का इंटरप्रिटेशन सुनाया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि एविडेंस ऐसे लैंग्वेज में है कि एक्यूज्ड को समझ में नहीं आ रहा है तब कोर्ट उस एविडेंस को ओपन कोर्ट में उसे ट्रांसलेट करके सुनाएगी और समझाएगी। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि एक्यूज्ड प्लीडर के साथ हाजिर होता है उपस्थित होता है, यदि वो एविडेंस जो सुनाया जा रहा है यदि प्लीडर को समझ में नहीं आता है, यदि वो किसी दूसरे लैंग्वेज में है तो कोर्ट प्लीडर को भी ट्रांसलेट करके उसे सुनाएगी और समझाएगी। साथ ही सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट या प्रूफ कोर्ट में शो किया जाता है सब कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर जो भी है डिपेंडेंट्स करता है कि वो कितना आवश्यक होगा, कितना नेसेसरी होगा, उतने को वो ट्रांसलेट करके कोर्ट के सामने में सुनाएंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 280 साक्षी का भावभंगी मतलब डिमेनरस के बारे में टिप्पणियाँ। इस सेक्शन के अंतर्गत जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स या मजिस्ट्रेट होगा वो विटनेस का एविडेंस रिकॉर्ड कर लेता है तब वह उस विटनेस का जो भी एग्जामिनेशन कर रहा है उसे करते समय अगर किसी प्रकार का जो रिमार्क्स होता है उसके रिस्पेक्ट में मतलब उसका क्या एक्सप्रेशन होता है, क्या भावभंगी होता है, डिमेरियल्स होते हैं, वो सब के संबंध में जो भी टिप्पणी होगा उस रिकॉर्ड में लिखित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 281 एक्यूज्ड की एग्जामिनेशंस का रिकॉर्ड। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी एक्यूज्ड की परीक्षा किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट होगा वह एक्यूज्ड का एग्जामिनेशंस का कंप्लीट डिटेल्स जो होता है उसका एक मेमोरेंडम तैयार करेगा कोर्ट की लैंग्वेज में और उस मेमोरेंडम पे वो सिग्नेचर करेगा अपने जो कि रिकॉर्ड का पार्ट होगा।
सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जब कभी एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के अलावा किसी मजिस्ट्रेट से या फिर सेशन न्यायालय के द्वारा किया जाता है, तब ऐसे में उसके द्वारा पूछे गए समस्त प्रश्न और जिसके वो उत्तर देता है, उन सब का जो भी एग्जामिनेशन होता है एक्यूज्ड का, उसका जो भी रिकॉर्ड होता है वो स्वयं प्रिसाइडिंग ऑफिसर तैयार कर सकता है, या फिर वो किसी शारीरिक दुर्बलता के कारण ऐसा करने में असक्षम होता है, तो ऐसे में जो न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो किसी अन्य अधिकारी को एक डायरेक्शन देती है कि वो सुपरिटेंडेंट्स के निगरानी में उस समस्त रिकॉर्ड को तैयार करेगी जो भी मजिस्ट्रेट को नियुक्त किया जाता है बिहाफ ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के। सेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी रिकॉर्ड होता है यदि प्रैक्टिकेबल है तो उसे उसी लैंग्वेज में रिकॉर्ड किया जाएगा जिसमें कि एक्यूज का एग्जामिनेशन किया जाता है। यदि प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उसे कोर्ट के लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत रिकॉर्ड जो होगा उसे एक्यूज्ड को दिखाया जाएगा, उसे पढ़कर सुनाया जाएगा। यदि उसे समझ में नहीं आता है तो उसे ट्रांसलेट करके भी सुनाया जाएगा और समझाया जाएगा, और यदि उसके किसी प्रकार के क्वेश्चन है तो उसका उत्तर देकर उसे क्लियरेंस भी किया जाएगा। यदि वो चाहता है कि कोई बात उसमें जोड़ना तो उसके संबंध में भी उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाती है। इसके सबसेक्शन 5 के अंतर्गत जो भी एक्यूज्ड होता है उसका और जो मजिस्ट्रेट और जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो उस रिकॉर्ड कॉपी पर अपने हस्ताक्षर करेंगे कि जो भी रिकॉर्ड तैयार किया गया है वो एक्यूज्ड की उपस्थिति में तैयार किया गया, उसके अटेंडेंस उसकी मौजूदगी में तैयार किया गया, रिकॉर्ड किया गया है और उसे सुनाया भी गया है, ट्रांसलेट करके भी बताया गया है और उसमें उसकी पूर्ण सहमति है और जो भी कथन उसमें लिखा गया, जो भी स्टेटमेंट लिखा गया है वो पूर्ण रूप से सत्य है। इसके सबसेक्शन 6 के अंतर्गत कहा गया है कि इस सेक्शन की कोई भी बात जो भी समरी ट्रायल है में एक्यूज्ड की एग्जामिनेशन को लागू होने वाली ना समझी जाएगी। नेक्स्ट अब देखेंगे सेक्शन 282 दुर्भाषा ठीक भाषांतर करने के लिए आबद्ध होगा। दुर्भाषा का मतलब होता है इंटरप्रिटेट और भाषांतर का मतलब होता है इंटरप्रिटेशन। इस सेक्शन के अंतर्गत जब किसी एविडेंस या स्टेटमेंट के भाषांतर के लिए दुर्भाषा की सेवा की किसी क्रिमिनल कोर्ट को जरूरत होती है तब दुर्भाषा ऐसे एविडेंस या स्टेटमेंट को ठीक तरीके से भाषांतर इंटरप्रिटेशन करने के लिए बॉन्ड होगा। नेक्स्ट सेक्शन 283 उच्च न्यायालय में अभिलेख। इसके अंतर्गत जितने भी हाई कोर्ट होते हैं वो जनरल रूल्स के द्वारा ऐसी रीति विहित कर सकता है जिसमें उन मामलों में जो साक्षियों के जो रिकॉर्ड होते हैं और जो एक्यूज्ड के जो एग्जामिनेशन को लिखा जाएगा जो उनके समक्ष आते हैं, और ऐसे जो भी एविडेंस होंगे और जो एग्जामिनेशन होंगे उसे पूरे रूल्स के अनुसार लिखा जाएगा। नेक्स्ट हम पार्ट बी देखेंगे साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। इसके अंतर्गत हम सेक्शन 284 से लेकर सेक्शन 299 तक के प्रावधानों को देखेंगे। इसमें सेक्शन 284 क्या कहता है, कब साक्षियों को हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाएगी और कमीशन जारी किया जाएगा। सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस कोर्ट के अधीन जो भी इंक्वायरी ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत अगर कोर्ट या मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जस्टिस के लिए नेसेसरी है कि किसी भी विटनेस की जो एग्जामिनेशन की जानी है, अगर उस विटनेस को हाजिर होने में विलम्ब होगा या एक्सपेंसेस होगा या इनकन्वीनियंस होगा, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जो भी परिस्थितियाँ होगी तो ऐसे में जो भी कोर्ट होगा, मजिस्ट्रेट होगा, उसकी अटेंडेंस से उसे मुक्ति दे सकता है। साथ ही जो विटनेस की जो एग्जामिनेशन है जो इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी कमीशन होगा उसे जारी किया जा सकता है। प्रोवाइजो में क्या कहा जाता है, यदि जस्टिस के लिए अगर इंडिया के प्रेसिडेंट्स या वाइस प्रेसिडेंट्स या गवर्नर या फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अ यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत यदि विटनेसेस के एग्जामिनेशन करना नेसेसरी है तो ऐसे में उन विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन जारी किया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो कोर्ट होती है वो प्रोसिक्यूशन को ये निर्देश दे सकती है कि जो भी विटनेसेस का एग्जामिनेशन करना है जिसके लिए कमीशन जारी किया जा रहा है वो प्लीडर की जो फीस होती है और जो भी न्यायालय में एक्यूज्ड पर्सन अपनी हाजिरी देगा, अटेंडेंस देगा, उसके संबंध में जो भी व्यय होती है उन सब की पूर्ति जो है वो प्रोसिक्यूशन के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन हम देखेंगे सेक्शन 285 कमीशन किसको जारी किया जाएगा। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो विटनेस होगा जो कि विद इन अ स्टेट टेरिटरी के अंदर में है जहां पर संहिता का विस्तार है तो वहां पर कमीशन किसको जारी किया जाएगा, वहां के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो कमीशन निर्दिष्ट किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर में वो विटनेसेस मिल सकता है।
सेक्शन 2 के अंतर्गत यदि जो विटनेस है वो भारत में तो है लेकिन उस स्टेट में है जहां पर कि इस कोर्ट का कोई भी विस्तार नहीं है, तो ऐसे में जो कमीशन होता है वहां के उस कोर्ट और उस ऑफिसर्स को निर्दिष्ट किया जाएगा, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वो नोटिफिकेशन के द्वारा निर्दिष्ट करेगी। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत यदि विटनेस भारत के बाहर किसी अन्य कंट्री में रह रहा है तो ऐसे में जो इंडिया होता है, इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ये उस देश के साथ में कुछ अरेंजमेंट करती है कि किसी भी प्रकार का जो भी क्रिमिनल केसेस होगा हमारे इंडिया के अंतर में और हमें वहाँ अदर कंट्री में किसी के विटनेस का अगर एग्जामिनेशन करना है तो ऐसे में जब इंडिया से जो भी कमीशन जो जारी किया जाएगा वो वहाँ के कोर्ट और ऑफिसर्स को निर्दिष्ट होगा। तो वो कोर्ट और ऑफिसर को जब निर्दिष्ट होगा तो ये कौन बताएगा, ये हमारी यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा जिसको भी निर्दिष्ट करेगी उसे वहाँ पर कमीशन जारी किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 286 कमीशनों का निष्पादन। अब कमीशन प्राप्त होने पर जो भी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन या जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसे भी नियमित या नियुक्त करे, अब विटनेसेस को अपने समक्ष हाजिर होने के लिए सम्मन करेगा या उसके उस स्थान पर चला जाएगा जहां पर कि वो विटनेसेस रहता है और उसका जो भी एविडेंस होगा उसको पूरे रूल्स के अनुसार लिखेगा जो भी इस संहिता, इस कोर्ट के प्रयोजन के लिए यूज होता है। और साथ ही जो भी पावर्स या शक्तियाँ होगी, ये सारे पावर्स और शक्तियाँ वही होगी जो कि वारंट मामलों में होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 287 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो भी पार्टीज है जिसे कमीशन जारी किया गया है वो राइटिंग में इंट्रोगेटरीज भेज सकते हैं और कोर्ट को जिस भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट इससे संबंधित है उसे ये ड्यूटी एग्जीक्यूट किया जाता है कि वो विटनेसेस के एग्जामिनेशन पूरी तरीके से लॉफुली हो। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो पार्टीज होती है वो मजिस्ट्रेट, कोर्ट या फिर ऑफिसर्स के समक्ष में अपने प्लीडर के द्वारा यदि वो कस्टडी में नहीं है तो वो स्वयं भी हाजिर हो सकता है और जो भी विटनेसेस होती है उसकी एग्जामिनेशन या फिर क्रॉस एग्जामिनेशन या फिर री एग्जामिनेशन कर सकता है। हम देखेंगे सेक्शन 288 कमीशन का लौटाया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो सेक्शन 284 के तहत जारी किए गए जो भी कमीशन है उसे एग्जीक्यूट करने के बाद, मतलब वहां पर जो भी जांच होता है गवाहों का, विटनेसेस का, और उसे रिकॉर्ड करने के बाद उसे उस न्यायालय और मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया जाएगा जहां और क्या होगा, आयोग जो है उसका रिटर्न और जो बयान होगा उसको उचित समय पर उन पार्टियों के निरीक्षण के लिए वो खोलेगा और जो भी वाद होंगे और जो किसी भी प्रकार का पक्ष के द्वारा जो भी केस चलेगा उस समय उसे साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है जो कि एक रिकॉर्ड का हिस्सा होगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत इस प्रकार लिया गया कोई भी बयान यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत सेक्शन 33 द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है तो किसी भी अन्य न्यायालय के समक्ष या मामलों में किसी भी बात के चरण में साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। सेक्शन 289 कार्यवाही का स्थगन। इसके अंतर्गत जो भी प्रत्येक केस होंगे जिसमें सेक्शन 284 के अधीन कमीशन जारी किया गया है, इंक्वायरी, ट्रायल या अन्य प्रोसीडिंग के समय के लिए जो भी कमीशन का एग्जीक्यूट किया जाता है या उसे लौटाया जाता है, जो भी उचित समय होगा उसके तब तक के लिए जो भी कार्यवाही है उसे स्थगित की जा सकती है। नेक्स्ट सेक्शन 290 विदेशी कमीशनों का निष्पादन। अब इस सेक्शन के अंतर्गत हम देश के बाहर में कमीशनों का निष्पादन कैसे होता उसके संबंध में जानेंगे। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो सेक्शन 286, 87, 88 के जो प्रोविजंस होंगे जो कि एक कमीशन के निष्पादन और उसकी वापसी से संबंधित है, इसके बाद उल्लेखित किसी भी कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए कमीशन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे कि सेक्शन 284 के अधीन जारी किए गए कमीशन को लागू होते हैं। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो सबसेक्शन 1 में निर्दिष्ट जो भी कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में से कोई भी कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट जो कि एक के अंतर्गत जो कि भारत के किसी भी क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है जिस पर कि संहिता का विस्तार नहीं है, तो जैसे कि केंद्र सरकार जो भी नोटिफिकेशन के द्वारा निर्दिष्ट करेगी जिसका नाम वही कर सकता है। इसके बी क्लॉज में कहा गया है कि कोई भी कोर्ट, जज या मजिस्ट्रेट जो भारत के बाहर किसी भी देश या स्थान पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है, तब ऐसे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती
होती है वो एक अरेंजमेंट तैयार करती है उस देश के साथ के लिए, तो इसके लिए वो नोटिफिकेशन के द्वारा विनिर्दिष्ट करेगी कि देश या स्थान में लागू कानून के तहत कमीशन जारी करे का जो अधिकार है वो किसे होगा, और जो भी आपराधिक मामलों के संबंध में, क्रिमिनल केसेस के संबंध में गवाहों की जो एग्जामिनेशन होंगी वो कैसे ली जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 291 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत सिविल सर्जन या अन्य मेडिकल गवाह का बयान जो एक्यूज्ड की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट द्वारा लिया जाता है और सत्यापित किया गया हो, तो इस चैप्टर के तहत जो कमीशन पर लिया गया हो, तो इस कोर्ट के तहत किसी भी चोट या अन्य कार्यवाही में एविडेंस के रूप में दिया जा सकता है। तो ऐसे में डिपेंडेंट को विटनेसेस के रूप में नहीं बुलाया जाता। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि न्यायालय को, यदि कोर्ट को यह उचित लगता है कि किसी प्रोसिक्यूशन और एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर ऐसे किसी भी डिपेंडेंट को उसके बयान की विषय वस्तु के संबंध में बुला सकता है और उसकी जांच भी कर सकता है। तो हम देखेंगे सेक्शन 291A मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी व्यक्ति या संपत्ति के संबंध में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अधीन पहचान की रिपोर्ट होने का दावा करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट इस कोर्ट के तहत किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि मजिस्ट्रेट को गवाह के रूप में नहीं बुलाया जाता। इसके प्रोवाइजो में ये कहा गया है, ऐसी रिपोर्ट में किसी सस्पेक्ट या फिर विटनेसेस शामिल हो जिसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के जो सेक्शन 21, 32, 33, 155, 157 जैसे भी केसेस हो, जो भी प्रोविजंस हो वो लागू करे, और ऐसे स्टेटमेंट का यूज सबसेक्शन के तहत उन सेक्शनों के प्रोविजंस के अनुसार नहीं किया जाएगा। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा गया है, न्यायालय यदि उचित समझे तो जो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के एप्लीकेशन पर उक्त जो रिपोर्ट की जो विषय वस्तु के संबंध में ऐसे मजिस्ट्रेट को बुला सकते हैं और उनकी जांच भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 292 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य। टकसाल मतलब मिंट, ऑफिसर्स ऑफ द मिंट। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी टकसाल, नोट प्रिंट प्रेस या किसी सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस, जो भी स्टैम्प या स्टेशनरी नियंत्रण के अधिकारियों के सहित या किसी फॉरेंसिक विभाग या फॉरेंसिक डिविजन्स के ऐसे किसी भी अधिकारी के हाथ में रिपोर्ट होने का दावा करता है, जो विज्ञान प्रयोगशाला या फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी या गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चनर डॉक्यूमेंट का या स्टेट एग्जामिनेशन जैसे मामला हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट कर सकती है कि किसी भी मामले या चीज पर उसे जांच या और रिपोर्ट के लिए विधिवत प्रश्नागत किया जाएगा। इस कोर्ट के तहत किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या अदर प्रोसीडिंग्स में एविडेंस के रूप में उपयोग किया जा सकता है। हालांकि ऐसे अधिकारियों को विटनेसेस के रूप में नहीं बुलाया जाता। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा गया है, कोर्ट अगर उचित समझता है तो वह ऐसे अधिकारियों को सम्मन कर सकता है और उनकी रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उनकी एग्जामिनेशन कर सकता है। इसके प्रोवाइजो में क्या कह रहा है, ऐसा कोई भी अधिकारी किन्हीं ऐसे अभिलेखों को पेश करने के लिए सम्मन नहीं किया जाएगा जिन पर की रिपोर्ट आधारित है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 123 और 124 के जो प्रोविजंस है उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसा कोई अधिकारी, मतलब सेक्शन 123, 124 मतलब ऐसे कुछ एविडेंस होते हैं जो कि बहुत रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उसे ओपनली कोर्ट पे सबके समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता, उसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी होती है। तो उसके संबंध में कहा गया है कि किसी टकसाल के या किसी नोट प्रिंटिंग प्रेस के या किसी सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस के या किसी न्यायिक विभाग के महाप्रबंधक या किसी भाषादक अधिकारी या न्यायालयिक प्रयोगशाला के प्रश्नागत दस्तावेज संगठन के शासकीय परीक्षक के या प्रश्नागत दस्तावेजों के संगठन के राज्य परीक्षक के भाषादक किसी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना। इसके फर्स्ट में कहा जा रहा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे, ऐसे अप्रकाशित शासकीय अभिलेख मतलब अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जिन पर रिपोर्ट आधारित है प्राप्त कोई भी एविडेंस देने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। इसके सेकेंड पार्ट में कहा जा रहा है किसी सामग्री या चीज की परीक्षा के दौरान उसके द्वारा किए गए परीक्षण के स्वरूप या विशिष्टियों को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।
हम देखेंगे सेक्शन 293 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत कोई भी डॉक्यूमेंट जो किसी सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ की जिस पर यह सेक्शन लागू है, इस कोड के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान परीक्षा या विश्लेषण या रिपोर्ट के लिए समयक रूप से उसे भेजी गई किसी भी सामग्री या चीज के बारे में स्वहस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर रिपोर्ट होना तात्पर्य है। और इस कोड के अधीन किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में जो भी एविडेंस के तौर पर उपयोग में लाई जा सकती है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कोर्ट को ठीक समझता है तो वह जो भी विशेषज्ञ को सम्मन कर सकता है और उसकी रिपोर्ट की विषय वस्तु के बारे में उसका एग्जामिनेशन कर सकता है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जैसे किसी भी विशेषज्ञ को न्यायालय के द्वारा सम्मन किया जाता है, वह स्वयं हाजिर होने के लिए अगर असमर्थ है तो वहाँ उस दशा में उसके सिवाय उस न्यायालय के में उसके स्वयं हाजिर होने के लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है तो वह अपने साथ काम करने वाले किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को न्यायालय में हाजिर होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है। यदि वह अधिकारी मामले के तथ्यों से अवगत हो, मतलब उसे इस केस का फैक्ट पता होना चाहिए कि वो उसे क्यों कोर्ट में हाजिर होने के लिए चुना गया है या बुलाया जा रहा है, तथा न्यायालय में उसकी ओर से वो संप्रधान रूप से अभिसाक्ष्य दे सकता है, मतलब वो उसके बिहाफ में हाजिर होगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत इस सेक्शन में जो सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों को लागू होती है। क में कहा गया है सरकार का कोई रासायनिक परीक्षक या सहायक रासायनिक परीक्षक। ख में कहा गया मुख्य विस्फोटक नियंत्रक। ग में कहा गया उंगली छाप कार्यालय निर्देशक। घ में कहा गया निर्देशक हाफिकिन संस्थान मुंबई। ड में कहा गया किसी केंद्रीय न्याय संबंधित विज्ञान प्रयोगशाला या किसी राज्य न्याय संबंधित विज्ञान प्रयोगशाला का निर्देशक। च में कहा गया सरकारी सीरम विज्ञानी। छ में कहा गया कोई अन्य सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ जो इस प्रयोजन के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो। नेक्स्ट है सेक्शन 294 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक ना होना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जहां प्रोसिक्यूशन या एक्यूज द्वारा किसी भी कोर्ट के समक्ष कोई भी डॉक्यूमेंट दायर किया जाता है तो ऐसे प्रत्येक डॉक्यूमेंट का एक विवरण, एक लिस्ट जो है वो शामिल किया जाएगा। और प्रोसिक्यूशन या एक्यूज जैसा भी केस हो या प्रोसिक्यूशन और एक्यूज के लिए अगर प्लीडर है यदि कोई है तो ऐसे प्रत्येक जो डॉक्यूमेंट की जो ओरिजिनलिटी को एक्सेप्ट करने या रिजेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत दस्तावेजों की जो भी लिस्ट होगी, उसकी जो भी प्रारूप होगी जो कि स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी वैसा ही किया जाएगा। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जहां किसी भी डॉक्यूमेंट का असली होना विवादग्रस्त नहीं है, वहां ऐसे डॉक्यूमेंट उस व्यक्ति के जिसके द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य है हस्ताक्षर के सबूत के बिना इस कोर्ट के अधीन किसी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग में साक्ष्य में पढ़ी जा सकेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 295 लोक सेवकों मतलब पब्लिक सर्वेंट के आचरण के सबूत के बारे में शपथ पत्र मतलब एफिडेविट। इसमें जब इस कोर्ट के तहत किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी कोर्ट में कोई आवेदन एप्लीकेशन किया जाता है और उसमें किसी पब्लिक सर्वेंट के संबंध में ऑफेंस लगाए जाते हैं तो जो भी आवेदक जो भी एप्लीकेशन करता है वो आवेदन के कथित तथ्यों का साक्ष्य जो होता है उसका एफिडेविट द्वारा दे सकता है। और यदि न्यायालय उचित समझे तो ऐसे तथ्यों के संबंध में जो भी विटनेसेस होता है उसे आदेश देगा, नोटिस देगा कि वो अदालत के समक्ष हाजिर हो। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 296 शपथ पत्र पर औपचारिक साक्ष्य। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति का एविडेंस जिसका एविडेंस औपचारिक चरित्र का है वो एफिडेविट द्वारा दिया जा सकता है और सभी अपवादों के अधीन इस कोर्ट के तहत किसी भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग्स में उसे एविडेंस के रूप में पढ़ा जा सकता है। सेक्शन 2 के अंतर्गत यदि कोर्ट को यह सही लगता है तो प्रोसिक्यूशन या एक्यूज्ड के आवेदन पर ऐसे किसी भी व्यक्ति को बुला सकता है और उसके जो एफिडेविट में शामिल तथ्यों के बारे में उसकी जांच कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 297 प्राधिकारी जिसके समक्ष शपथ पत्र एफिडेविट पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत इस संहिता के अंतर्गत किसी भी न्यायालय या कोर्ट के समक्ष उपयोग किए जाने वाले एफिडेविट पर निम्नलिखित से पहले शपथ ली जा सकती है या पुष्टि की जा सकती है। इसके फर्स्ट के अंतर्गत कोई न्यायाधीश या कोई न्यायिक या कार्यपालक मजिस्ट्रेट। सेकंड के अंतर्गत उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा नियुक्त कोई भी शपथ कमिश्नर
कमिश्नर। थर्ड के अंतर्गत नोटरी अधिनियम 1952 के अधीन नियुक्त कोई भी नोटरी। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत शपथ पत्र ऐसे तथ्यों तक ही सीमित होंगे और अलग से बताए जाएंगे जिन्हें अभिसाक्षी अपने ज्ञान से साबित करने में सक्षम है, और ऐसे तथ्य जिन्हें सत्य मानने के लिए उसके पास कोई उचित आधार है, और बाद के मामलों में जो अभिसाक्षी को स्पष्ट रूप से बताना होगा और ऐसे विश्वास का आधार है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत न्यायालय शपथ पत्र पर एफिडेविट में अपने किसी भी निंदनीय या प्रशासनिक मामलों को हटाने का या संशोधन करने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 298 पूर्व दोष सिद्धि या दोष मुक्ति कैसे साबित किया जाए। इस सेक्शन के अंतर्गत जो एक्यूज होता है उसके ऊपर अगर किसी ऑफेंसेस के संबंध में पहले भी अगर दोषी साबित उसे किया गया है तो कैसे करके उसके संबंध में एविडेंस जो है वो हासिल किया जा सकेगा जिससे कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है, या फिर वो उस एविडेंस के थ्रू से ये पता लग सकता है कि वो दोष मुक्ति भी किया गया है, तो वो कैसे प्राप्त होगा। तो इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि जो भी पूर्व दोषी या दोष मुक्ति इस कोर्ट के अधीन जो भी ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन या अदर प्रोसीडिंग्स किसी ऐसे ढंग या तरीके के अतिरिक्त तत्समय प्रवृत्त जो भी है उसके फर्स्ट के अंतर्गत कहा गया है कि उस कोर्ट के द्वारा जिसमें भी दोष सिद्धि या दोष मुक्ति हुई है उसके जो भी रिकॉर्ड होंगे जो कि किसी अधिकारी के द्वारा रखे गए हैं या जिस पर उसके हस्ताक्षरित हो, जिससे कि उसका जो दंडादेश जो भी उसे दिया गया था और उस आदेश की एक प्रतिलिपि होना चाहिए। इसके बी में कहा गया है कि जो भी दोष सिद्धि की जो भी दशा थी उसमें ऐसे प्रमाण पत्र के द्वारा जो उस जेल के उस भाषादी एसएचओ के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, जिसमें कि उस दंड का या उसका कोई भी भाग जो उसने भुगता होगा उसकी सुपर्दगी के जो भी वारंट जो पेश किए गए थे और जो भी उस दंड के संबंध में वो भोगा गया था, जो भी वारंट था, वो सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। और इन दशाओं में जो प्रत्येक इस बात में जो भी एविडेंस होगा, जो भी एक्यूज पर्सन्स होगा वही है और इसमें दोष सिद्धि या दोष मुक्ति किया गया है वो साबित किया जा सकेगा। नेक्स्ट सेक्शन 299 जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यह साबित कर दिया जाता है कि जो भी एक्यूज्ड है वो फरार हो गया है और उसकी तुरंत गिरफ्तारी किए जाने की कोई संभावना नहीं है। तो जो भी ऑफेंसेस है जिसके संबंध में कंप्लेंट किया गया है तो उस व्यक्ति को ट्रायल करने के लिए ट्रायल के सुपुर्द के लिए जो भी कोर्ट होगा उसके प्रोसिक्यूशन की ओर से पेश किए गए जो भी विटनेसेस होंगे वो उसकी अनुपस्थिति में, उसके एब्सेंट में उसकी एग्जामिनेशन कर सकता है और उसका जो भी डिपोनेंट होगा वो उसे अभिलिखित कर सकता है। और ऐसे कोई भी डिपोनेंट जो भी है उस व्यक्ति के गिरफ्तार होने पर उस ऑफेंसेस की जो भी इंक्वायरी, ट्रायल या प्रोसीडिंग होगा जिस पर उस पर आरोप है कि उसके विरुद्ध जो भी एविडेंस दिया जा सकता है, यदि डिपोनेंट मर गया है तो जो भी एविडेंस देने के लिए अगर वो असमर्थ है या वो मिल नहीं रहा है तो जो भी उसकी हाजिरी होगी, अटेंडेंस होगी, यदि उसमें विलम्ब हो रहा है, एक्सपेंसेस है या फिर इनकन्वीनियंस है, तो अगर जो भी मामले की परिस्थिति होगी, सिचुएशन होगा, अगर वो सही नहीं है तो उसकी हाजिरी जो है वो कोर्ट में जरूरी नहीं है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि यह प्रतीत होता है कि मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय कोई भी अपराध किसी अज्ञात व्यक्ति या किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया है तो हाई कोर्ट और द सेशन न्यायालय ये निर्देश दे सकता है कि कोई भी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करे और किन्हीं भी विटनेसेस को जो भी इस ऑफेंसेस के बारे में एविडेंस दे सकते हो उनके एग्जामिनेशन करे। और इसके लिए अगर कोई भी डिपोनेंट या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिस पर कि ऑफेंसेस जो है वो प्रोसिक्यूशन में लाया गया है तो जो भी एविडेंस दिया जा सकता है, यदि डिपोनेंट मर जाता है तो जो भी एविडेंस के लिए अगर वो असमर्थ है या भारत की सीमा से अगर वो बाहर में है तो। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।